नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संवाद विद दीपक पवार पर। अभी तक आपने संवाद पे संस्थान चलाने वाले समाज सेवियों के साथ हमारे संवाद स्थापित हमने किए। लगातार 25-26 संवाद हम स्थापित कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा रहती थी कि एक आम व्यक्ति जब एक संस्था को देखता है उस द्वार के बाहर से, तो वो सिर्फ आकलन लगा पाता है कि ये संस्था है, इस तरह से काम करती होगी और इसकी भिन्न भिन्न चीजें होंगी। पर हम चाहते थे उस समाज सेवा के असली रूप को, उस संस्था के मूल उद्देश्य को आम आदमी तक पहुंचाना। इसी क्रम में हमने अभी स्टार्ट किया है एक नई श्रृंखला, जिसका हमने नाम दिया सेवा समर्पण संवाद। इस श्रृंखला में हम आपको जोड़ेंगे देवभूमि उत्तराखंड की धरोहर और जो हमारी संस्थाएं, जो हमारे आश्रम जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है, क्या वहाँ की दिनचर्या है, और वो एक वो विचार जहाँ से वो विचार उत्पन्न हुआ और उस विचार से उस संस्था का निर्माण हुआ। ये एक अत्यंत आवश्यक हो जाता है एक संस्था के बारे में जानना। तो इसी क्रम में हमने ये श्रृंखला की शुरुआत की है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उस संस्था को निकट से जान पाए, उसकी दिनचर्या कैसी है, वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और इसी क्रम में हम सबसे पहले जब हम संस्था की शुरुआत करते हैं तो हमारे जहन में एक नाम आया, वात्सल्य वाटिका। वात्सल्य वाटिका आरएसएस, राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित एक संस्था है, जो विगत 27 वर्षों से बहादुराबाद बीएचएल मोड़ पे स्थित है। यहाँ पर बच्चों के विकास और उनके निर्माण का कार्य होता है। इसी क्रम में हमारे आग्रह को स्वीकार किया वहाँ के प्रबंधक, जो 27 साल से प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं, प्रदीप कुमार मिश्र जी ने। मिश्रा जी, हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और आभार आपका। धन्यवाद संवाद के लिए समय निकालने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं, एक जिज्ञासा है कि प्रत्येक व्यक्ति जब एक संस्था को देखता है तो वो इतना देखता है कि संस्था है, काम करती होगी, पर उस संस्था के पीछे जो बहुत सारे लोगों का परिश्रम है, उसको जानने के लिए हमने आपसे आग्रह किया था। तो सबसे पहले क्रमबद्ध जानेंगे एक संस्था का निर्माण, विचार, कैसे संस्था कार्य करती है, क्रम से आप हमें बताते चलेंगे। मैं एक्चुअली संघ का स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक के नाते जो कार्य है, तो उसमें स्वयंसेवक को पर्सनल लाइफ, ऑफिशियल लाइफ और सोशल लाइफ, तीनों जिंदगी सबकी एक सी होती है जी। तीनों लाइफों को ठीक रखना जी, ये हमारे उसमें आता है कि हम तीनों जिंदगी को कैसे अपने रखते हैं सरकारी सेवा में रहते हुए और सेवा के कार्य में। संस्था के साथ जुड़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका व्यक्तिगत परिचय, कि इससे पहले संस्था में आप कब जुड़े, उससे पहले का आपका क्या जीवन चक्र रहा है, उसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। मैं एक्चुअली 1970 में संघ से जुड़ा जी, शाखा में जाना शुरू किया जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की करके मैं सिंचाई विभाग में नियुक्त हुआ 78 में, और 78 में नियुक्त होने के बाद विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देने के बाद साथ साथ भी संघ के दायित्व निभाते हुए, क्योंकि राजकीय उसमें राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकता था, तो सामाजिक क्षेत्र में तो काम कर सकता था। तो मैंने नागपत्थर एक जगह सिंचाई विभाग की, वहाँ पर मेरी जब पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर विद्या मंदिर, शिशु मंदिर प्रारंभ किए जी। ऐसे 8 साल में 6 विद्या मंदिर, शिशु मंदिर वहाँ खड़े हुए। मेरी नियुक्ति 8 साल वहाँ पर रही। तो ये मन में था कि अपना पर्सनल लाइफ है, सभी की होती है, लेकिन समाज में हम कुछ कर सकते हैं नौकरी के साथ साथ। ये विचार एक संघ का व्यक्ति ही ले सकता है कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने जीवन को सामाजिक कार्यों में कैसे संलग्न कर दूं। ऐसा तो नहीं है, जब मन में जब प्रबल इच्छा होती है काम करने की तो काम दिखाई देने लगता है। शाखा में जाने के लिए 1 घंटा शाखा में देना, 23 घंटे अपने लिए लेना, 1 घंटा हमारा है ही नहीं जी। 23 घंटे हमारे, मतलब 1 घंटा हमारा है ही नहीं, मान चलिए। ऐसे ही सामाजिक काम करने के लिए हमारा कुछ समय निश्चित हो कि इतना हम समय देंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो महीने में 30 घंटे होते हैं, वो भी वर्ष में आप लगाओ तो 12, 30, 36, 360 घंटे होते हैं जी। तो 360 घंटे का कितना बड़ा कार्य खड़ा दिखाई देगा।
मुझे लगता है वो काम अपने घर के परिवार में देने के बाद ही ये ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी जो मैं देख पा रहा हूँ आपकी व्यवस्था और संस्था के साथ जुड़ाव है, इसके अलावा और कौन सी संस्थाएं हैं जिनमें आपका योगदान रहता है? नहीं, लेकिन मेरा विश्व हिंदू परिषद का दायित्व है, ये विश्व हिंदू परिषद का सेवा प्रकल्प है। जी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष संरक्षक थे, आप जानते ही हैं, विश्वविख्यात थे वो, हिंदू हृदय सम्राट, जिनकी वजह से पूरे देश में एक हिंदुत्व का ज्वार खड़ा हुआ। राम मंदिर भूमि का पूरे देश में एक संत शक्ति इन्होंने खड़ी की। उन्हीं की प्रेरणा से मैं जब हरिद्वार मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ 97 में, तो उन्हीं के संपर्क में जब आया तो मैं विश्व हिंदू परिषद काम में यहाँ उन्होंने आदेश दिया। लगी हिंदू परिषद भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल का एक हाँ, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, जब हम पहला पॉडकास्ट शूट करते हैं और हमारे पॉडकास्ट में आते हैं देवी सिंह राणा जी, जिनकी जो बताते हैं कि मेरी संघ आयु 35 वर्ष है, तो वो उस समय बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से कार्य करता है। तो यहाँ पर बात आती है विश्व हिंदू परिषद भी उसी का एक शाखा है, और विश्व हिंदू परिषद की जो शाखाएं हैं जो सेवा भाव के कार्य करती हैं, उसके बारे में हम मिश्रा जी से जानेंगे। विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में जो भी हिंदू रहता है इसका एक संगठन है, और उसके भी इतने बड़े कार्य हैं दिखाई दे रहे हैं आपको कि सत्संग के माध्यम से, जैसे संघ में शाखा में जाना जरूरी है तभी आप संघ को पहचान पाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद में सत्संग में जाना जरूरी है तभी पहचान में आएगा। तो विश्व हिंदू परिषद की काफी क्षेत्र है, युवाओं के क्षेत्र में बजरंग दल का है, महिलाओं के क्षेत्र में दुर्गा वाहिनी है जी, मात शक्ति है, संतों के लिए अपना अलग से सब काम चल रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में, सत्संग के क्षेत्र में, ऐसे करीब 36 क्षेत्रों में काम विश्व हिंदू परिषद का काम चल रहा है। तो वात्सल्य वाटिका के साथ तो आपका जुड़ाव काफी युवा अवस्था में रहा है, तो वात्सल्य वाटिका जब शुरुआत में हुई तब से आप जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ा, वो प्रारूप कैसे है तब से अब तक का एक सफर जो अभी आपने एक 25 वर्ष पूरा होने का एक आयोजन भी आपने किया है? विश्व हिंदू परिषद का जो कार्य था अशोक जी के निर्देशन में चल रहा था। जब मैं हरिद्वार माँ गंगा के तट पर मेरी यहाँ नियुक्ति हुई, ये सब सौभाग्य से हुआ है जी। अशोक जी की प्रेरणा से उन्होंने कहा हरिद्वार संतों की नगरी है, विश्व की आध्यात्मिक नगरी है, पूरे विश्व के लोग आते हैं। विश्व हिंदू परिषद काम बहुत बड़ा है, संतों में अच्छा है, लेकिन कोई सेवा का काम यहाँ नहीं है जी, जिससे हम कह सकें हमारा सेवा का प्रकल्प खड़ा हो जाए जी। तो इस दिशा में कुछ काम करो। मैं सिंचाई विभाग में था, सिंचाई विभाग की जमीन ये मुझे पता थी है खाली है, प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, तो सिंचाई विभाग की जमीन लीज पर लेकर के 1998 में कार्य प्रारंभ हुआ। तत्कालीन सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश जी के निर्देशन में माननीय कल्याण जी की सरकार थी, ये पहला प्रकल्प की जमीन लीज पर प्राप्त हुई सिंचाई विभाग से, और 15 बच्चों को लेकर के कार्य प्रारंभ हुआ। और उसी से डर लगता था पहले, भाई नया कार्य प्रारंभ हो रहा है, कहीं बीच में कोई दिक्कत ना आ जाए, लेकिन समाज जब कोई चीज हाथ में लेता है तो उसे निराश नहीं होने देता। ऐसा मैंने 27 साल में अनुभव किया कि समाज में अच्छा कार्य हो रहा है और ये दूसरों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कोई काम चल रहा है, समाज निराश नहीं करता। बिना सरकारी सहयोग से समाज के द्वारा ही पूरी चिंता करना अच्छा अपने में। तो संस्था को सरकारी सहयोग अभी तो क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस का ही एक शाखा मानी जाती है, और हमारे यहाँ तो केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकारें हैं। वो राजनीतिक क्षेत्र है काम करने का उनका, हमारा सामाजिक क्षेत्र है। तो ये पूरी संस्था की जो व्यवस्था है वो सामाजिक व्यक्तियों के अनुदान द्वारा ही है, समाज के द्वारा ही है, समाज देता है पूरा, कोई सरकारी इसमें कोई योगदान नहीं किसी प्रकार का, पूरी चिंता समाज करता है। करीब 16-17 का स्टाफ है, 80-90 बच्चे यहाँ रहते हैं, उनका पूरा सब कुछ चिंता समाज के द्वारा ही होती है। और समाज, मुझे अनुभव में आया, समाज जब देखता है काम हो रहा है तो निराश नहीं करता। बिल्कुल, ये हमारा भी यही प्रयास है कि संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जैसे आपने बोला कि समाज के द्वारा, तो अच्छे कार्य समाज में हो तो रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छे कार्य हो तो रहे हैं समाज में, तो उसी क्रम में संवाद के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन अच्छे कार्यों को आगे लाया जाए। अभी हमारे पास लगभग 70-80 बच्चे हैं वात्सल्य वाटिका में, तो उनकी जो पूरी दिनचर्या है वो हमने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पूरा वो लिया है। अभी तक की जो संस्था की उपलब्धियां हैं और भविष्य की जो योजनाएं हैं वो कैसी हैं मिश्रा जी? अभी तक की एक्चुअली उत्तराखंड में ये विश्व हिंदू परिषद का पहला प्रकल्प ये है ना, उसके 25 साल की यात्रा पूरी की है। इस यात्रा में हमारे बच्चे हजारों किलोमीटर दूर से बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्हें परिवार निर्धन थे, ऐसे गरीब परिवार से थे,
धर्म परिवर्तन करते थे इस आधार पर वहाँ के लोग उधर के। अच्छा। तो यहाँ आकर के अपनी भारतीय संस्कृति के साथ बच्चों का एक जुड़ाव हो रहा है, पल्लवित हो रहे हैं बच्चे यहाँ पर। और इस यात्रा में आगे की जो हमारी 1 साल की योजना है, उसमें इस प्रकल्प के माध्यम से हमारी संस्कार शालाएं प्रारंभ हो 25 गाँव में। अच्छा। तो उसमें 20 गाँव हमारी प्रारंभ हो गई हैं, 5 में और जल्दी शुरू होंगी। तो हमारा लक्ष्य है कि हमारा आपने क्या किया, तो गांव गांव में हमारी 1-2 घंटे की एक महिला बच्चों को संस्कार दे, पढ़ाई संस्कार दे। गायत्री मंत्र है, हनुमान चालीसा है और नाना प्रकार के बच्चों की संस्कृति हमारी कैसी है ऐसा उनको बताया। इस प्रकार का वातावरण हमारा 5-6 महीने से प्रारंभ हुआ है और विजयादशमी तक हम 25 से करेंगे। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं, देखा होगा देवकी ने पैदा किया था, कृष्ण को जन्म दिया था कारागार में, लेकिन पाला यशोदा ने था जी। तो हमारे यहाँ भी यशोदा योजना प्रारंभ हुई है। हमारी नीता नैया जी और हमारी बिमलेश जी गौड़ उसे देख रही है ना। बच्चों की हर एक की एक माँ हो। हमारे 2 बच्चे परिवार में हैं ही, लेकिन बच्चा हमारा यहाँ भी है, एक बच्चा हमारा। तो यशोदा योजना दीदी के सामने प्रारंभ हुई, बहुत सुंदर। शादी रतमरा जी के सामने पूरे समाज से 25 साल संकल्प लिया था कि हम 25 संस्कार शालाएं प्रारंभ करेंगे। तो हमारा ये पूरा इसका एक लक्ष्य था, ऐसा हो जाएगा। गाँव गाँव बच्चे ऐसे 500 बच्चों का सामूहिक यहीं पर कार्यक्रम करेंगे। तो हमारे प्रकल्प के बच्चे तो हैं ही, 500 बच्चे हमारे और आएंगे, छोटे छोटे संस्कार लेंगे, है ना। वो देखेंगे, मंच पर कार्यक्रम करेंगे तो संस्कार आएंगे। गायत्री मंत्र भी याद होगा, हनुमान चालीसा भी होगा, सामूहिक हनुमान चालीसा होगा, ऐसा ही वायुमंडल तैयार होगा। तो ये हमारा अपना प्रकल्प का एक लक्ष्य है। एक लक्ष्य है, बहुत सुंदर योजना है, बहुत सुंदर। जब एक विचार है कि जब एक जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म माँ देवकी की कोख से हुआ, पर उनका पालन पोषण यशोदा मैया करती हैं। तो इसी क्रम में एक बताइए कितनी प्यारी योजना है कि एक बच्चा हमारा यहाँ पे भी हो जैसे यशोदा मैया ने। तो मतलब बहुत अच्छा सुंदर विचार है। और ये विचार, इस तरह के विचारों से ही भविष्य में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को हम बचा के रखेंगे। इसमें मेरा ये भी आगे की जो होगी, क्योंकि हम तो इस पीढ़ी में चल रहे हैं, दूसरी पीढ़ी जो आएगी, समाज में जागरण अगर हो गया सही प्रकार से, तो जो बच्चे जितने यहाँ पे हैं, हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा और किसी का हमारे घर में रहे, बहुत सुंदर। तो ये गुरुकुल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं। 2 बच्चे मेरे, एक और बच्चे आ गए, 3 बच्चे हमारे परिवार में पल रहे हैं। हर परिवार में, एक परिवार में 2-4 बच्चे रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समाज में ये भाव जब जागृत हो जाएगा तो निश्चित एक गुरुकुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमारा बच्चा, उनका बच्चा, सब हमारा पूरा समाज समरस हो जाएगा, आनंद आएगा। भाई 3 बच्चे मेरे हो गए, तो ऐसा कोई बच्चा गरीब नहीं रहेगा, बिना पढ़ाई के नहीं रह पाएगा, अच्छा संस्कार लेगा। तो हो सकता है ये आगे आएगा। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा मिश्रा जी की आपकी वाणी पे सरस्वती का वास हो और आप जो कह रहे हैं ऐसा हो। ऐसा राष्ट्र अगर वापस आएगा और ऐसा राष्ट्र निर्माण हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या, वो तो अद्भुत ही होगा। उसके अलावा और बताइए कुछ योजनाएं, कुछ। अब योजना तक की सेवा विभाग के अंतर्गत है, सेवा में तो सेवा के काम खड़े हो रहे हैं जी। विष्णु प्रसाद ने अभी षष्ठी मनाया था, 60 वर्ष पूरे होने पर आप दिखाई दे, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और अपने माननीय अशोक सिंघल जी का 2 ही सपने थे, वो मंदिर देख नहीं पाए, एक काम खड़ा किया। एक तो राम मंदिर का निर्माण और शक्ति का जागरण करना जी। वेद विद्यालय, वेद का लोप हो गया था जी, तो वेद विश्वविद्यालय का निर्माण भी गुड़गांव में हो रहा है ना, निर्माण शुरू हो गया है। वेद विश्वविद्यालय, अशोक सिंघल वेद विश्वविद्यालय प्रारंभ हो गया और 35-40 वेद विद्यालय प्रारंभ भी हो गए जी, जो बिना बच्चों को कंठस्थ है वेद। ऐसा हरिद्वार में 2 विद्यालय चल रहे हैं, तो पूरे देश में इसमें 25-30 का विद्यालय निर्माण हो गया, खड़े हो गए हैं। एक वातावरण बनेगा, लोगों का कंठस्थ हो, आवश्यकता नहीं पड़े बुक किताब की। वेद विद्यालय कंठस्थ की जब बात आप करते हैं तो मुझे एक चीज याद आई। जब हम वार्तालाप कर रहे थे तो आपने बोला था संघ के कुछ गीत आपको कंठस्थ हैं। लगभग कितने गीत आपको कंठस्थ हैं? अब गीत तो बचपन में याद किए थे, अब तो याद एक कोई संघ का गीत वो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए तो मतलब। बिल्कुल बिल्कुल जी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दे, प्यासी धरती को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आज जहाँ हर व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है और हम लेने की बात करते हैं, तो ये आरएसएस के संस्कार ही है जो बात करते हैं देश को लौटाने का। और निश्चित रूप से हमें विचार करने का यह समय है कि हम प्रकृति से कब तक सिर्फ लेते ही रहेंगे, कब तक हम प्रकृति का दोहन करते रहेंगे, कब तक हम पेड़ काट कर कंक्रीट के जंगल बनाते रहेंगे, कब हम उसे वापस देंगे। तो समय है सोचने का कि प्रकृति ने जो हमें दिया है हमें उसे वापस लौटाना भी चाहिए। अगर पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ लगाए भी जाने चाहिए। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उस दृष्टि में भी काम कर रही हैं, पर यह है कि ये विचार हर हृदय में आना चाहिए कि देश हमें देता है सब कुछ, देश को हमें भी कुछ ना कुछ लौटाना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ से निकलने के बाद अच्छे पदों पे जाते हैं, तो क्या वो बाद में भी जुड़ाव रखते हैं संस्था के साथ? बिल्कुल। हमारी अभी 25 वर्ष हुए रही जयंती मना था, दीदी पूज्य ऋतम्बरा जी का यहाँ आगमन हुआ था, और तो पुरातन छात्र परिषद का भी गठन हुआ। हमारे जो बच्चे जो हैं ही वर्तमान में, लेकिन जो बच्चे यहाँ से चले गए हैं वो सब आते हैं, संपर्क में है। उनकी एक संगठन, उनका समिति बनी है, उनका अध्यक्ष है, उनका सेक्रेटरी है, वो साथ सब मिला करके सब बच्चे, करीब 100 के आसपास बच्चे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, वकील हैं, है ना, कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ हमारे होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं बच्चे, है ना। तो प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, अपना परिवार बसाए। तो इस प्रकार के, क्योंकि सरकार का भी नियम है, भारत सरकार का 18 साल तक ही बच्चा हमको रखना है। अच्छा। 18 साल बच्चे अपने पैर खड़े हो जाते हैं, अपना जीवन यापन करें। इस प्रकार के यहाँ पर इस प्रकार के नया एक प्रयोग हरिद्वार में हुआ विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। ये विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग का प्रकल्प है। सेवा भाग का प्रकल्प है, बहुत सुंदर। तो यदा कदा हम समय समय पे बहुत सारे आयोजन भी करते रहते हैं, जैसे अब कल ये अब योग दिवस आने वाला है, तो योग दिवस के कार्यक्रम हमारे रहते हैं। जी, प्रतिवर्ष हम अपना 21 तारीख जो जब से प्रारंभ हुआ योग दिवस, तो बच्चे हमारे सुबह ही योगा का कार्यक्रम, वैसे शाखा रोज लगती है यहाँ पर, बच्चे योग रोज करते हैं। अच्छा। हाँ, डेली का कार्यक्रम है, यहाँ का दिनचर्या बनी हुई है उसी के तहत। ये क्योंकि सरकारी घोषणा भी है, योग दिवस है ऐसा, वो तो होगा ही। लेकिन हमारे बच्चों का गुरुकुल, जैसे गुरुकुल में होता था, सुबह उठना है, शाम को सोना है, तो पूरा सिस्टम में है ये। आपने जैसे गुरुकुल का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं समाज में जो गुरुकुल पद्धति खत्म हुई है, उसके परिणाम आज जो मैकाले की पद्य नीति जो है, शिक्षा नीति, उसके अनुसार जो समाज में बहुत तरह के अजीबोगरीब वाकये हो रहे हैं, उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गुरुकुल परंपरा का खत्म होने से ही ये बदलाव आए हैं समाज में। संघ के द्वारा जो सेवा के काम प्रारंभ हुए हैं देश में, वो सेवा भारती के द्वारा, वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा, विद्या भारती के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, चारों के द्वारा सेवा के काम चल रहे हैं देश जी। और उसी प्रकार के जो गुरुकुल का, जैसे हमारे ये छात्रावास है, ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद की छात्रावास 5000 है। बहुत सुंदर। पूरे देश में सेवा के कार्य विश्व हिंदू परिषद जितने चल रहे हैं, सभी के अपना अपना काम चल रहे हैं। तो दिखाई देने लगा कि गुरुकुल परंपरा जब से हमारी ध्वस्त हुई थी, तभी से हमारी शिक्षा की पद्धति में विकृति आई है। इसका परिणाम भी समाज देख रहा है, समय दिख रहा है। कहीं ना कहीं आज की जो सरकार है वो इन नीतियों को वापस ला रही है। अभी कुछ समय पहले आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे किए, जैसे मैं आपके साथ अभी बातचीत कर रहा था तो उसमें आपने जिक्र किया कि 100 वर्ष हमने पूरे किए और अगले आने वाले 100 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी, संघ का जो 1925 में जब संघ का जन्म हुआ था, तो संघ ने 100 वर्ष पहले जो विचार किया था वो आज फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है।
हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा कि हाँ, संघ ने अपने हाथ में बीड़ा उठाया है जी। अब संघ ने जो तय किया है 100 वर्ष में, अगले विजयादशमी तक, है ना, पंच परिवर्तन के नाम से, है ना, इसमें परिवार प्रबोधन का है, पर्यावरण का है, समरसता का है, स्व का भाव है, नागरिक कर्तव्य है, इन चारों की दिशा में जो काम अब प्रारंभ किया है ये 100 वर्ष बाद दिखाई देगा। बिल्कुल 100 वर्ष की तैयारी है ना, हम प्रगति के निकट, है ना, जब जैसे भगवान, हम कहते हैं भगवान है ना, भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान कोई चित्र नहीं है, भ माने भूमि, गगन, वायु, नीर, ये सब जो पांचों मिला करके पंचतत्व शरीर बना है, पंचतत्व मिले बना शरीरा, है ना, प्रकार का जो कार्य है अब दिखाई देगा 100 वर्ष बाद। तो संघ जो लिया संकल्प विजयादशमी तक, वो समाज में दिखाई देने लगा है और लोग खड़े भी हो रहे हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बदलाव निश्चित रूप से आ रहा है, और आने अभी आज की जो जनरेशन है, एक युवा वर्ग है, उसको स्वयं सेवक संस्थान और ये आरएसएस के साथ जोड़ के राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण का जो कार्य आरएसएस द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से इसके परिणाम भविष्य में सुखद ही होंगे। और इसी क्रम में संस्था के साथ आज हमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो भी हम प्रसारित करेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से, और आपने जो समय हमें दिया उसका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि हमारे समाज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास करते हैं उसे आप तक लाने का, ताकि एक संवाद जारी रह सके। तो इसी क्रम में आज हम थे वात्सल्य वाटिका हैदराबाद में, और हमारे साथ थे प्रदीप कुमार मिश्रा जी। और इसके अलावा यहाँ के बच्चों की दिनचर्या और जीवन किस तरीके से पूरे दिन की प्रक्रिया की जाती है, वो सब आपको इसी पॉडकास्ट में डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इसके बाद मिलते हैं अगली किसी संस्था के साथ, अगली किसी शख्सियत के साथ, अगले किसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्ते भारत।